चलिए हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज का डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले सैकड़ों वर्षों में ह्यूमन की पॉपुलेशन साइज में बहुत अधिक ग्रोथ हुई है। इसका कारण फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाहनों और अनेकों अन्य वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ी हुई है। इन डिमांड से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है और एयर, वाटर और सोइल का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हमारी आज की आवश्यकता है कि हम डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके बिना अपने कीमती नेचुरल रिसोर्सेस को डिग्रेडेशन और डिप्लेशन होने से बचाएं और इन्हें पॉल्यूशन से मुक्त रखें। बताइए पॉल्यूशन क्या होता है? एयर, लैंड, वाटर या सोइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में होने वाले अनडिजायरेबल चेंजेस को पॉल्यूशन कहते हैं। बताइए पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं? जी हाँ, एयर, लैंड, वाटर या सोइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाले अनडिजायरेबल चेंजेस को पॉल्यूशन कहते हैं। इन अनडिजायरेबल चेंजेस को लाने वाले एजेंट्स को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जी हाँ, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, जिससे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। रिवाइज कीजिए 16.1 एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल को। हम रेस्पायरेशन के लिए एयर पर डिपेंड रहते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाते हैं। ये क्रॉप की ग्रोथ एवं पैदावार डेट इज यील्ड कम होने देते हैं और इसके कारण प्लांट्स की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। एयर पॉल्यूटेंट्स मानव व पशुओं के रेस्पायरेटरी सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। बताइए ये हार्मफुल इफेक्ट किस पर डिपेंड करते हैं? जी हाँ, ये हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड करते हैं पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन पर, ऑर्गेनिज्म और एक्सपोजर की ड्यूरेशन पर। थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनियों यानी कि स्मोक स्टॉक्स, स्मेल्टर्स तथा अन्य इंडस्ट्रीज के द्वारा हार्मफुल गैसेज जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। हार्मलेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करके बाहर निकाल देना चाहिए। इन पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के अनेक मेथड उपस्थित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मेथड का नाम बताइए।
जी हाँ, पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के अनेक मेथड्स उपस्थित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है। रिवाइज कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर को। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर थर्मल पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट में उपस्थित कितना परसेंट पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है? जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर थर्मल पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट में उपस्थित 99% पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव कर देती है। इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं, जिससे होकर हजारों वोल्ट पास होता है, जो कोरोना प्रोड्यूस करता है और इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कैसे काम करता है? जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में इलेक्ट्रोड्स वायर होते हैं, जिससे होकर हजारों वोल्ट्स पास होता है, जो कोरोना प्रोड्यूस करता है और इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स डस्ट पार्टिकल्स से जुड़कर उन्हें नेट नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। कलेक्टिंग प्लेट्स नीचे की ओर यानी कि ग्राउंडेड होती है और चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इन प्लेट्स के बीच एयर की वेलोसिटी काफ़ी कम होनी चाहिए, जिससे डस्ट आसानी से नीचे गिर सके। फिगर 16.1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर को दिखाया गया है। इस फिगर को कम से कम 20 बार अपने नोटबुक में बना लीजिए। माइंड कैप्चर कीजिए एस्करबर को। एस्करबर में बताइए क्या आपको इसमें क्लीन एयर की लेबलिंग दिख रही है? वाटर या लाइम स्प्रे की लेबलिंग? डर्टी एयर की? पार्टिकुलेट मैटर की? एस्करबर की? फिर से बताइए क्या आपको इसमें क्लीन एयर की लेबलिंग दिख रही है? वाटर या लाइम स्प्रे की लेबलिंग? डर्टी एयर की? पार्टिकुलेट मैटर की? स्क्रबर की? फिर से बताइए क्या आपको इसमें क्लीन एयर की लेबलिंग दिख रही है? वाटर या लाइम स्प्रे की लेबलिंग? डर्टी एयर की? पार्टिकुलेट मैटर की? स्क्रबर की? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में डर्टी एयर की लेबलिंग दिख रही है? डर्टी डस्ट की? कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड की? क्लीन एयर की? निगेटिवली चार्ज्ड वायर की? डिस्चार्ज कोरोना की? जी हाँ, बताइए क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में
डर्टी एयर की लेबलिंग दिख रही है, डर्टी डस्ट की, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड की, क्लीन एयर की, निगेटिवली चार्ज्ड वायर की, डिस्चार्ज कोरोना की, फिर से बताइए क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में डर्टी एयर की लेबलिंग दिख रही है, डर्टी डस्ट की, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड की, क्लीन एयर की, निगेटिवली चार्ज्ड वायर की, डिस्चार्ज कोरोना की। बताइए स्क्रबर कैसे गैसेस को रिमूव कर सकता है। जी हाँ, स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव कर सकते हैं। स्क्रबर के बारे में बताइए। जी हाँ, स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव कर सकता है। स्क्रबर में एग्जॉस्ट एयर को वाटर या लाइम के स्प्रे से गुजारा जाता है। हाल ही में हमने उन बहुत छोटे पार्टिकल्स के डेंजर्स का अनुभव किया है जो इन प्रिसिपिटेटर के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर्स या कम डायमीटर यानी कि पीएम 2.5 के पार्टिकुलेट मैटर मानव की डेथ के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। सीपीसीबी का फुल फॉर्म बताइए और यह भी बताइए कि सीपीसीबी के अनुसार कौन से पार्टिकुलेट मैटर मानव की डेथ के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। जी हाँ, सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर्स या कम डायमीटर पीएम 2.5 के पार्टिकुलेट मैटर मानव की डेथ के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। ये फाइन पार्टिकल्स सांस लेने के समय हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और इनसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, लंग्स की इन्फ्लामेशन और डैमेज तथा प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। मेट्रो सिटीज में एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मुख्य कारण ऑटोमोबाइल्स है। जिस प्रकार से सड़कों में नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, यह प्रॉब्लम अब छोटे सिटीज में भी पहुंच रही है। ऑटोमोबाइल्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ लेड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज करने से निकलने वाले पोल्यूटेंट की मात्रा कम हो सकती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार 2.5 मीटर्स या कम डायमीटर दैट इज पीएम 2.5 के पार्टिकुलेट मैटर मानव की डेथ के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। ये फाइन पार्टिकल्स सांस लेने के समय हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और इनसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, लंग्स की इन्फ्लामेशन और डैमेज तथा प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। मेट्रो सिटीज में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का मुख्य कारण ऑटोमोबाइल्स है। जिस प्रकार से सड़कों में नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, यह प्रॉब्लम अब छोटे सिटीज में भी पहुंच रही है। ऑटोमोबाइल्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ
लीड फ्री पेट्रोल, जी हाँ, ऑटोमोबाइल्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ लीड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज़ करने से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स की मात्रा कम हो सकती है। कैटालाइटिक कन्वर्टर में कुछ एक्सपेंसिव मेटल्स लगे होते हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। नाम बताइए इन एक्सपेंसिव मेटल्स का। जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोहोडियम लगे रहते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोहोडियम लगे रहते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोहोडियम लगे रहते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं जो पॉइजनस गैसेस के इमिशन को कम कर देते हैं। जी हाँ, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं जो पॉइजनस गैसेस की इमिशन को कम कर देते हैं। जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, तो बताइए अनब्रांट हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो जाता है? जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, तो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, तो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, तो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें चेंज हो जाता है? जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें चेंज हो जाती है? जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, जैसे ही एग्जॉस्ट एयर कैटालाइटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस। क्या कैटालाइटिक कन्वर्टर वाले मोटर व्हीकल में अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों? जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर वाले मोटर व्हीकल में अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए क्योंकि लीड कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है।
जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर वाले मोटर व्हीकल में अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए क्योंकि लीड कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। जी हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर वाले मोटर व्हीकल में अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए क्योंकि लीड कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। बताइए इंडिया में कब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट को लागू किया गया और इसमें संशोधित करके कब नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया? जी हाँ, इंडिया में 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया, लेकिन 1987 में इसे संशोधित यानी कि अमेंड करके नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। जी हाँ, इंडिया में 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया, लेकिन 1987 में इसे संशोधित यानी कि अमेंड करके नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। जी हाँ, इंडिया में 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया, लेकिन 1987 में इसे संशोधित यानी कि अमेंड करके नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। बताइए क्या नॉइज़ एक एयर पॉल्यूटेंट है? जी हाँ, नॉइज़ एक एयर पॉल्यूटेंट है। जी हाँ, नॉइज़ एक एयर पॉल्यूटेंट है। जी हाँ, नॉइज़ एक एयर पॉल्यूटेंट है। नॉइज़ अनडिजायर्ड हाई लेवल की साउंड को नॉइज़ कहते हैं। हम प्लीज़र और एंटरटेनमेंट के लिए लाउड सुनने के आदी हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसके कारण मनुष्य में साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा फंक्शन और उतना ही अधिक नॉइज़। बताइए क्या नॉइज़ से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होता है? जी हाँ, नॉइज़ से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होता है। जेट प्लेन या रॉकेट के टेक ऑफ के समय कितने डेसिबल या उससे अधिक साउंड की लेवल होती है? जी हाँ, जेट प्लेन या रॉकेट की टेक ऑफ के समय निकलने वाली 150 डेसिबल या उससे अधिक लेवल की साउंड को थोड़े समय सुनने से हमारी कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए इम्पेयर हो सकती है। शहरों की रिलेटिवली लो नॉइज़ की क्रोनिक एक्सपोज़र के कारण भी हमारे सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। नॉइज़ से होने वाले प्रभाव को बताइए। जी हाँ, नॉइज़ से होने वाले प्रभाव में शामिल है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद का न आना, हार्ट बीट का इंक्रीज़ होना,
ब्रीदिंग पैटर्न में अल्टरनेशन होना। जी हाँ, नॉइज से होने वाले प्रभाव में शामिल है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद का न आना, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्रीदिंग पैटर्न में अल्टरनेशन होना। जी हाँ, नॉइज से होने वाले प्रभाव में शामिल है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद का न आना, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्रीदिंग पैटर्न में अल्टरनेशन होना।